हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं नागरिकता का। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 इससे पहले हो चुका है, आपको आई बटन में वो मिल जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 देखने में रहेगा तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैं जल्दी से चीजें आपको याद करा दूं। देखिए, भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है इसमें आर्टिकल। ठीक है, आज आ जाते हैं नागरिकता के जो और भी जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो जो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और ध्यान दीजिए और कोशिश ये करिएगा कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए प्लस नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नागरिकता के बारे में जब मैं बता रहा था तो इसमें क्या हुआ कि संशोधन भी हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो नागरिकता कानून है इसका जो डिस्क्राइब्ड विवरण है जो वो मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, आपका मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान का क्या है? मूल संविधान का मतलब यह है कि जब संविधान बना था उसमें जो नागरिकता के बारे में पूरी तरीके से था, वो पूरी तरीके से आपका नागरिकता में नहीं था, बल्कि बाद में ये जुड़े हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे बाद में क्या हुए हैं, जुड़े हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कब आया। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले नागरिकता कानून आया कब? सबसे पहली बार आया आपका 1955 में। 1955 में कानून आया। ठीक है, 55 में फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसमें संशोधन पहली बार कब हुआ? ठीक है, आया तो 55 में। ठीक है, लेकिन संशोधन कब हुआ? 1986 में। 1986 में फर्स्ट संशोधन। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए, आया आपका पहली बार है वो 1955 में है, लेकिन जो आपका संशोधन हुआ है वो पहली बार आया कब है? 1955 में, लेकिन संशोधन जो पहला हुआ वो 1986 में हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें संशोधन कई बार हुए हैं। पहले 1955 में हुआ, फिर 86 में, 92 में, 3 में, 5 में, 15 में और 19 में। जो सबसे चर्चित रहा है CNRC, आप मोस्टली लोग जानते होंगे कि सबसे जो चर्चित रहा है वो 19 में रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता 5 तरह से प्राप्त होती है। एक पॉइंट मैं इसमें और जोड़ दूं, जो नागरिकता है वो 5 तरह से आपको मिलती है और 3 तरह से आपकी समाप्त होती है। कितनी तरीके से? 5 तरीके से मिलती है, 3 तरीके से समाप्त होती है। आप थोड़ा सा वो रखिए दिमाग में, क्या कि हाथों से थोड़ा सा एक्टिविटी करते रहेंगे ना तो आपको चीजें शायद याद रहेंगी। ठीक है, 5 तरह से मिलती है, 3 तरह से समाप्त होती है। 5 तरह से मिलती है, 3 तरह से समाप्त होती है। नागरिकता जो है 5 तरह से आपको प्राप्त होती है, 3 तरीके से समाप्त कर दी जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिलने वाली, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर 1955 में, देखिए क्या है कि 1955 में जब कानून आया तो ये सभी को पता है, जो वो हुआ डिस्प्यूट था जमीन को लेकर के था, तो पाकिस्तानियों को अलग दे दिया गया, भारतीयों के पास अलग रही। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां चले गए थे। ये पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं, मैं इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूं। तो जो चले गए, तो 1955 में जो कानून बना था उस हिसाब से यह था कि जो यहां रह गए हैं उनका देश है, मतलब 55 से 5 वर्ष पहले से, तो उनका क्या है, भारत देश की नागरिकता उनको मिल गई है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उसके बाद आए तो उनको डॉक्यूमेंटेशन ये वो बहुत सारी चीजें करनी थी। तो 1955 में ये आया था और इसमें नियम क्या था? माता पिता, माता या पिता में से सबसे पहले जो चेंज हुआ इसमें, देखिए 1955 में आपका आया है कानून और 1986 में पहली बार चेंज हुआ है। तो चेंज मतलब इसमें संशोधन कब किया गया? इसमें संशोधन अभी देखिए, मैंने पहले भी थोड़ा सा, आप देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 55 में कानून आया है और पहली बार जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 1986 में। माता या पिता अगर भारतीय हैं तो उनमें से उनका बच्चा भी भारतीय होगा। माता या पिता में से, माता या पिता में से दोनों में से अगर एक भारतीय,
अब यहां समस्या खड़ी हो गई, समस्या ये खड़ी हो गई कि ज्यादातर लोगों ने किया क्या कि किसी का पिता माता मान लीजिए पाकिस्तानी है, उसने किसी भारतीय महिला से शादी कर ली, तो अब नियम है भाई जन्म के आधार पर, तो जब नियम है अब इसमें भी थोड़ा सा समस्या आने लगी, तो उन्होंने फिर से नियम बदला 92 में। कब 92 में बदला क्या कि पिता की, देखो पिता को भी पिता का अधिकार होगा, पिता अगर उसका भारतीय है तो ही उसको यहाँ की मिलेगी। ओके, पिता अगर भारतीय है तो उसको मिलेगी, और अगर माँ भारतीय है तो उससे कोई खास लेना देना नहीं है। चलिए ये बात भी हो गई, दूसरा संशोधन हो गया। अब ऐसे ही संशोधन होते चलेगा आगे आगे, अभी हम और नेक्स्ट समझेंगे। दोनों कानूनों के तौर पर भारतीय, ठीक है, दोनों। अब मुद्दा ये आया कि चलिए ये तो ठीक है, 92 में ये भी एक नियम आ गया। अब बहुत सारे जगहों पे इसके लिए डिस्प्यूट खड़े हो गए कि औरतों ने कहा कि नहीं, हमारा मतलब क्या कोई अस्तित्व नहीं है कि अगर औरत महिला भारतीय होगी और वो अपने बच्चे को नहीं नाम दे सकती। तो उसमें जब केस हुआ खैर, तो जा करके 2003 में पति और पत्नी दोनों भारतीय होने चाहिए। कैसे? कानूनी तौर पर भारतीय होने चाहिए, तो उनका जो बच्चा होगा वो भारतीय कहलाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। 2003 में फाइनली ये हुआ कि पति और पत्नी दोनों भारतीय होने चाहिए। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। पहला हो गया आपका कि कैसे वंश जन्म के आधार पर आपका माना जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर अब समझते हैं, ये जो पिता वाला फैक्टर था वो 92 तक था। मैंने पहले बताया था ना, 92 तक आपका पिता वाला फैक्टर था वंश के आधार पर। अगर आपके पिता भारतीय मूल के हैं तो आप बच्चा भी भारतीय मूल का हो जाएगा। अब ये पहले मैंने बताया ना कि अगर माता पिता को समानता इसमें दी गई, मतलब स्त्री और पुरुष को दोनों को समानता दी गई कि अगर पिता हो भारतीय या माता हो भारतीय तो बच्चा कहां का होगा? भारतीय होगा। ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसका इस्तेमाल अब होता है, मतलब शुरुआत से होता रहा है, अब होता है ज्यादा अच्छे से। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर क्या होता है कि आपको भारत में, जैसे आप आ गए भारत में, आपको कुछ अच्छा लगा, आप कुछ वर्ष रहे, आपको लगा कि भारत तो सही है बाकी देशों से, जहां मैं रह रहा था या जो मेरी जन्मभूमि थी वहां से सही है। तो किया क्या आपने कि 7 वर्ष तो आप भारत में रहे, अब आपने विवाह कर लिया या नौकरी कर ली, तो 7 वर्ष रहने के पश्चात, 7 वर्ष रहने के पश्चात आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराएंगे। राइट, तो जब आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। और ऐसा नहीं कि ये फिर भारत सरकार के ऊपर है कि वो नागरिकता देगी या नहीं देगी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कि मिल जाती है, उसके भी कई सारे नियम कानून हैं। तो आप जब जाएंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो है क्या नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और ये कहां पे होगी? गृह मंत्रालय। राइट, गृह मंत्रालय से फॉर्म आपको मिलते हैं और गृह मंत्रालय, क्योंकि नागरिकता कानून कौन बनाता है? नागरिकता कानून कौन बनाता है? गृह मंत्रालय, संसद का गृह मंत्रालय। आ जाते हैं चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र देखिए क्या है कि जैसे भारत ने किसी क्षेत्र पर आक्रमण किया, वैसे तो ऐसा बहुत होता नहीं है, लेकिन किसी की स्वेच्छा से, कोई अगर स्टेट स्वेच्छा से आना चाहे या आक्रमण किया, अर्जित क्षेत्र। अब उसमें है क्या कि ऐसी कोई भूमि है जो भारत के अंडर में आ जाए। सिक्किम का मैंने आपको पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो सिक्किम है वो भारत का टुकड़ा बना था। ठीक है, तो भारत में शामिल हुआ था। तो वैसे ही अर्जित क्षेत्र, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बना। तो जब भारत का वो हिस्सा बनेगा तो उनको, वहां के जो लोग होंगे उनको क्या कहा जाएगा? भारतीय। तो उनको अपने आप ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। राइट, तो जो अर्जित भूमि के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिक्किम स्टेट है हमारा, तो उन भाई बहनों को हमारे अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं देशीकरण। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, देशीकरण। अब इसमें क्या है? इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें ऐसी हैं कि आपको पहले तो भारत की 22 भाषाओं में से
भारत की 22 भाषाओं में से कम से कम कोई एक आनी चाहिए आपको भाषा। भारत की 22 भाषाओं में से एक भाषा आपको आनी चाहिए, यह है। और आप किस क्षेत्र में हो, या तो कला के क्षेत्र में हो, या तो विज्ञान के क्षेत्र में, या किसी क्षेत्र में आपका प्रशस्ति हो, ख्याति हो, और इससे आपको मिलने में आसानी होगी भारत की नागरिकता। अब एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि एक सिंगर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, जो पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने क्या किया है कि भारत की नागरिकता ले ली है। अदनान सामी, हाँ अदनान सामी जो थे, तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है। और क्या किया है कि अब भारत, पहले तो 10 साल लगभग रहे हैं और 10 वर्ष से ज़्यादा ही रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने किया, और भारत, जाहिर सी बात है हमारा भारत देश है ही इतना अच्छा कि लोग रहेंगे ही, तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली फाइनली। तो अब वो भारतीय मूल के हो गए हैं, अब वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय कहलाएंगे। तो देखिए क्या वो किस क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से। अदनान सामी किस क्षेत्र से, कला, संगीत क्या है, कला है, तो वो कला के क्षेत्र से हैं। 10 वर्ष भारत में रह चुके हैं, उन्हें उन 22 भाषाओं में से एक भाषा, हालांकि 2-3 भाषाएं आती है, लेकिन एक भाषा उन्हें आती है, जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उन्हें आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, ये आप समझ लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो तो देखिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपका कुछ भला हो रहा है वीडियो से, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और आपको समझ में आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। देखिए ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, तो आप अगर किसी को देंगे और उसका भला होगा तो अच्छा ही है आपके लिए, और ठीक है, और जितना लोग शिक्षित हों उतना ही अच्छा है देश के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नागरिकता, हाँ तो कुछ पॉइंट्स हैं। नागरिकता कहां से ली गई है, नागरिकता का जो कानून है किस देश से लिया गया, संविधान में किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। हाँ, और भारत में एक प्रणाली है। सबसे पहले नागरिकता किस देश से है, ब्रिटेन से। भारत में इकहरी नागरिकता प्रणाली है, भारत में इकहरी नागरिकता प्रणाली। अब इकहरी का अर्थ मैं समझा दूं आप लोगों को। देखो इकहरी नागरिकता प्रणाली का अर्थ यह है कि आप भारतीय हैं। अब आप जैसे पंजाब में रहते हैं, तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि मैं भारतीय हूं और फिर पंजाबी हूं। यूपी में रहते हैं तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि मैं यूपी का हूं तो मैं ये कहूं कि भारतीय हूं और यूपी का हूं, ऐसा नहीं है। ये कुछ देशों में, जैसे आपका हो गया यूके और यूएसए, इन देशों में जो है क्या है, इकहरी नागरिकता प्रणाली नहीं है। इकहरी नागरिकता प्रणाली नहीं है, ये सिर्फ कहां है, भारत में। इन देशों में इकहरी, इनमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है तो अमेरिका का भी है, और जिस स्टेट में रहता है तो उस स्टेट की भी नागरिकता, तो वह है। भारत में इकहरी नागरिकता प्रणाली है, इन देशों में इकहरी नागरिकता प्रणाली नहीं है। तो ये जो है देश, यहाँ पे ये स्टेट की भी रखते हैं नागरिकता, प्लस देश की नागरिकता रखते हैं कि किस देश के अंतर्गत आते हैं, और देश के अंतर्गत आते हैं और किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता कानून 1955, ये मैंने पहले आपको बता दिया। नागरिकता कानून भारत में कब आया था, 1955 में। नागरिकता कानून 1955 में आया था भारत में। आगे बढ़े, संशोधन। हाँ देखो, संशोधन मैं आपको बता दूं, नागरिकता कानून, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन घुमा के देता है, आप समझिए उस चीज को। नागरिकता कानून आया था 1955 में, और जो संशोधन था सबसे पहला वो 1986 में। तो आपको ये बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है, पहला जो संशोधन था वो 86 में था, लेकिन कानून आपका 1955 में आया था। तो कितनी बार हुए, 86, 92, 2003, 5, 15, 19, ये आपके संशोधन है। लेकिन कानून जब आया था वो संशोधन नहीं कहलाता है, क्योंकि कानून तो आया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आपका कब आया, 1955 में आया है। और संशोधन आपका, मैं यहां लिख देता हूं, संशोधन आपका 86, 92, 2003, 2005 और फिर 2015 और 19, 2015 और 19, ये आपके संशोधन है। 86 के बाद यहां तक 19 तक आपके संशोधन है।
राइट, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5 तरीके से मिलती है, ये भी मैंने बता दिया आपको। 5 तरीके से आपको क्या, 5 तरीके से भारत की नागरिकता मिलती है। भारतीय नागरिकता आपको कितने तरीके से मिलती है? 5 तरीके से मिलती है, और 3 तरीके से आपकी छिन सकती है। 5 तरीके से मिलती है, 3 तरीके से छिनती है। अब छिनती कैसे है? या तो आप त्याग दें, पहला त्याग दें, या तो आपको बर्खास्त कर दी जाए आपकी नागरिकता। दूसरा, पहला त्याग दें, दूसरा बर्खास्त कर दें, तीसरा हटा दिया जाए, मतलब आपने ऐसा कोई काम किया कि आपकी नागरिकता निरस्त कर दी जाए। तो इन 3 तरीकों से आपकी नागरिकता छिन जाती है। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आपने भारत में क्या है कि ऐसी नागरिकता प्रणाली है कि आप भारत के नागरिक हैं और आपने कनाडा की नागरिकता ले ली, या आपने किसी देश की नागरिकता ले ली। अक्षय कुमार का मैं एक उदाहरण देता हूं, राजीव भाटिया उनका असली नाम है। अगर राजीव भाटिया जी ऐसा करें, अक्षय कुमार ऐसा करें कि कनाडा की नागरिकता ले लें, तो भारत की नागरिकता क्या होगी? उनकी खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से, लेकिन कनाडा में ये चीज नहीं है, तो वो कनाडा की उधर नागरिकता नहीं ले रहे हैं, उनका तो वो सब बना है, लेकिन वो नागरिकता भारत की रखे हैं। वो जानते हैं कि अगर हम वहां की ले लेंगे तो भारत की नागरिकता छिन जाएगी, तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है। तो वैसे ही अगर भारत की नागरिकता कोई लेगा तो ऑटोमेटिक छिन जाएगी। मान लीजिए आप कोई देशद्रोह कर देते हैं, ऐसा कोई काम कर देते हैं जो देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, भारत देश से युद्ध हो रहा है और आपने यहाँ का पक्ष न लेकर के बड़े बड़े कसीदे लिख दिए। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी करते भी हैं भारत में, तो उनकी नागरिकता खैर नहीं छिनती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी नागरिकता छिन सकती है कि अगर आप ऐसा करते हैं। तो 3 तरीके से आपकी नागरिकता छिनती है और 5 तरीके से नागरिकता आपको प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय तो क्या करता है? नागरिकता कानून आपका कौन बनाता है? ये कानून जो है, नागरिकता कानून आपका कौन बनाता है? संसद का गृह मंत्रालय, संसद का गृह मंत्रालय। देखिए, बुलेट पॉइंट्स में चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए, इतना टाइम नहीं होता है पेपर के समय कि आप याद रखें, तो कोशिश ये कीजिए कि बुलेट पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए और वो याद रहेंगे, और कोशिश ये कीजिए कि 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए और याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका हो गया, ये इतना समझ में आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसमें भी है, नागरिकों में भी कुछ प्रकार हैं जो भारत के बाहर रहते हैं। देखिए, नागरिक तो वो भी हैं, भारतीय मूल के हैं, तो नागरिक वो भी कहलाए जाएंगे, उनमें भी प्रकार हैं। तो अब मैं बताता हूं कि भारतीय नागरिकों में क्या क्या, किस तरीके से और भी भारतीय होते हैं। 3 तरीके के और भी हैं आपके, NRI, माफी चाहूंगा, ये आई है, ये आई है, NRI, POI, OCI। हाँ, NRI, POI, OCI, ये 3 तरीके के भी नागरिक होते हैं। और बहुत, देखिए, NRI तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन POI, OCI कम बच्चों को पता होगा। खैर, तो हाँ, तो NRI, ये तीनों ही जो नागरिक हैं, ये वे नागरिक हैं जो विदेश में रहते हैं, वे नागरिक जो भारतीय मूल के हैं किंतु विदेश में रहते हैं। NRI इन दोनों से ही अलग है। कंफ्यूजन आपको POI, OCI में होगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। कोशिश ये करूंगा कि आपको पूरी तरीके से, मैं जब तक समझा ना दूं तब तक नहीं हटूंगा। NRI सबसे पहले, तो NRI क्या है? सबसे पहले मैं इसका वो बता दूं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन अर्थात भारत में ना रहने वाला व्यक्ति। तो भारतीय पासपोर्ट वाले नागरिक, भारतीय पासपोर्ट वाला वह नागरिक जो भारत के बाहर किसी देश में, किसी भी देश में, कुछ देशों को छोड़कर कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों को छोड़कर, वो NRI नहीं कहलाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त रह रहा है कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, तो आप उसको कह दो मेरा दोस्त NRI नहीं होता है वो। हाँ, NRI कुछ देशों को छोड़ करके बाकी देश के जो होते हैं वो NRI कहलाते हैं। आपका कोई दोस्त कनाडा में है, अमेरिका में है, या किसी और देश में है, तो वो NRI कहलाएंगे। कब? किन? उनमें भी कुछ शर्तें हैं। तो कब? श्रम, नागरिक श्रम करने के कारण, व्यापार या अध्ययन, राइट। श्रम, कुछ काम करने के लिए रह रहा हो वो कई सालों से। देखिए, 6 महीने से जब आप ऊपर रह रहे होते हैं, 6 महीने से आप ऊपर उस देश में रहने लगते हैं, तो वहां का आपको
राशन कार्ड या ऐसा कुछ बनवाना पड़ता है, जैसे भारत का राशन कार्ड होता है, भारत में आधार कार्ड है, ये नागरिकता का आप कैसे सर्टिफिकेट देंगे, आप कैसे बताएंगे कि आप नागरिक हैं? तो नागरिक आप ऐसे बताएंगे ना कि ये मेरा राशन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा यहाँ का पासपोर्ट है या कुछ भी। तो वहां पे आप जब काम करने लगते हैं तो वहां कार्य, व्यापार या अध्ययन, तो उस हिसाब से आप एनआरआई हो जाते हैं। लेकिन भारतीय पासपोर्ट में, भारतीय पासपोर्ट आपका रहेगा, कार्ड आपका भारतीय होगा, किंतु आप वहां की सिटीजनशिप के तहत आप एनआरआई हो जाएंगे भारतीयों के हिसाब से, तो आप एनआरआई कहलाएंगे। अब एनआरआई होने का फायदा भी है, क्या है कि आप ये देखिए जितने भी एनआरआई ये भारत की अर्थव्यवस्था में काफी फायदा देते हैं। अब वहां पे आप वो लोग कमा रहे हैं और वो जो पैसा है डॉलर में है या किसी और ये किसी भी कंट्री का में है, और वो उस कंट्री का पैसा जो भारत से बड़ा है, भारत के रुपये से बड़ा है, तो कमा रहे हैं और वो भारत में सीधे तौर पे भेज रहे हैं। तो होता क्या है, वो अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभदायक है। अब मैं आपको बताऊं, युद्ध के समय एक युद्ध हुआ था, तो उस समय में क्या हुआ था, नहीं परीक्षण हुआ था, माफी चाहूंगा, युद्ध नहीं परीक्षण हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो परीक्षण के समय क्या हुआ था कि भारत से ज्यादातर निर्यात और बंद कर दिया गया था कि भारत की कोई भी चीजें नहीं खरीदी जाएंगी, आयात निर्यात बंद हो गया था। उस समय मैं बोलता हूं कि सिंधी जो है ना, ये मतलब भारत को बहुत ज्यादा बढ़ाने में सिंधियों का हाथ है। वो लोग वहां रह करके और भारत को वहां से पैसा भेज रहे थे, वहां वो श्रम करते थे, व्यापार करते थे। कनाडा आप देख लीजिए, कनाडा का सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे ज्यादा आपको सिंधी दिखेंगे वहां। तो ऐसा लगता है कि आप पंजाब के एक स्टेट में आ गए हो और मतलब भारत का ये एक हिस्सा लगने लगता है। तो वैसे ही है, तो वो वहां काम करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां से भारत को पैसा भेजते हैं, तो वो सीधे तौर पे जब आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता है। वही चीज यहाँ पे दी है। तो भारतीय, अब देखिए भारत सरकार का भी एक काम है, तो उनको भाई वो भी कर रहे हैं तो उनको कुछ लाभ मिलना चाहिए, उनको भी आसानी। तो भारत सरकार ने किया क्या कि टैक्स फ्री जो उनका पैसा होगा टैक्स फ्री होगा, एक विशेष तरीके का इनका अकाउंट होता है, उस अकाउंट में पैसा उनका आता है और वो टैक्स फ्री रहता है। माफी चाहूंगा। तो नो टैक्स, उनका कोई टैक्स नहीं लगता उसमें, ठीक है, उनका जो भी अमाउंट होता है उसमें टैक्स नहीं लगता है। अब आ जाते हैं पीओआई ओसीआई। पीओआई ओसीआई, देखिए पीओआई और ओसीआई में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। चलिए देखते हैं, मैं कंफ्यूजन आपको होने ही नहीं दूंगा। भारतीय मूल के जिसके वंशज भारत में रहते थे। अब मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे इस पूरा टॉपिक समझाऊंगा। देखिए पहले तो पीओआई का मैं फुल फॉर्म बता दूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, माफी चाहूंगा, ओरिजिन कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है क्या? पर्सन ऑफ, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या उनसे दादा दादी उससे पहले जो रहते थे, तो वो लोग रहेंगे तो भारतीय, क्योंकि हमारा पहले में दिया है कि अगर आपके माता पिता या रहते थे तो वो भारतीय रहेंगे। लेकिन अब वो पूरी तरीके से जो है किसी देश में सेटल हो गए, लेकिन उनके वंशज जो थे वो भारतीय थे। मेरे दादा दादी अगर भारत में रहते हैं तो मैं भारतीय हो गया। मान लीजिए मेरे बच्चे चले गए, राइट, तो वो क्या कहलाएंगे? वो क्या भारतीय नहीं कहलाएंगे? नहीं, भारतीय कहलाएंगे, क्योंकि देखिए सरकारों को भी फायदा है, सरकारों को बड़ा लाभ है इनको यहाँ का सिटीजनशिप देने में। तो सरकारों को लाभ ये है कि जब वो आएंगे तो यहाँ घूमेंगे फिरेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में काफी इन्वेस्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, समझिए आप। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो है, ये एक ऐसे नागरिक को दिया जाता है जो भारतीय है लेकिन भारत में रह नहीं रहा कई सालों से। मतलब आप ये समझिए कि हो सकता है पीढ़ियां उनकी बीत गई कि कोई रहता था भारत में। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, ऋषि सुनक, अभी हाल ही में आपने सुना होगा। तो ऋषि सुनक हैं जो ये भारतीय हैं, ये हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन ये कभी नहीं रहे। इनके पिताजी या दादाजी, पिताजी भी नहीं रहे, पिताजी भी इनके ब्रिटेन में ही थे, तो इनके दादाजी या और कोई वो भारतीय रहे होंगे, उससे ये क्या हो गए? इंडियन। तो इंडियन में भी इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया? देखिए इंडियन है लेकिन कैटेगरी क्या है इनकी? पीओआई क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। ये इनको मिलता है, एक तरीके का कार्ड होता है, आप ये समझिए, एक तरीके का कार्ड होता है जो इन्हें दिया जाता है, पासपोर्ट की तरीके ही होता है काइंड ऑफ। तो
वो इनको मिलता है और वो भारतीय हो जाते हैं। लेकिन भारतीय श्रेणी में कौन सी है? पीओआई। भारतीय है लेकिन श्रेणी क्या है? पीओआई। अब ये समझिए, एक व्यक्ति भारतीय है लेकिन उसकी श्रेणियां बदल दी गई हैं, राइट। अब भारत के जो बाहर रह रहे हैं उनकी भी श्रेणियां बदल दी गई हैं, एनआरआई, पीओआई, ओसीआई। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसी में बताता हूं। अच्छा, इसमें समस्या क्या थी पीओआई में कि इन्हें हर 6 महीने में, जैसे भारत आते थे तो इन्हें हर 6 महीने में एक संस्थान है एफआरआरओ, इनमें जा करके इन्हें क्या करना पड़ता था कि हर 6 महीने में अपनी लोकेशन बतानी पड़ती थी कि अभी हम यहाँ पे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है घूमने विदेश से, तो अब उन्हें यह बताना होगा कि हम अब मान लीजिए कश्मीर के किसी इलाके में तो वहाँ बताएंगे, कन्याकुमारी में कहीं तो वहाँ बताएंगे कि सर। अब इन्हें बड़ी समस्या होती थी कि उन्हें जा करके ये फॉरेन रीजन रजिस्ट्रेशन में बताना होता था ऑफिस में, फॉरेन रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इनको वो बताना होता था कि कहाँ पे हम हैं, ठीक है। ऑफिस फॉरेन रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इनको जाके बताना होता था कि हर 6 महीने में कि हम फलानी लोकेशन है। अब बड़ी समस्या होने लगी क्योंकि इससे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका काम होने लगा, मुंह सूखने लगा। तो हाँ, तो सरकारी कर्मचारियों का काम बढ़ने लगा। अब सरकारी कर्मचारियों का काम बढ़ने लगा, सरकारों को लगा कि अगर ऐसे काम बढ़ेगा तो फिर व्यवस्थित चीजें नहीं रहेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको 2005 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 2005 में समाप्त कर दिया। माफी चाहूंगा, हाँ, हाँ राइट, 2015 में समाप्त कर दिया। 2015 में, 5 में नहीं, 2015 में इसे समाप्त कर दिया। अब 2015 में समाप्त करने के बाद इन्होंने इसको इसमें जोड़ घटाना करके, कुछ नियम जोड़ के और घटा करके उसको चेंज किसमें किया? ओसीआई में। ओसीआई में इसको परिवर्तित कर दिया, इसको हटा करके इसे ओसीआई में परिवर्तित कर दिया। अब उसका क्या हुआ कि आपको जा करके, हाँ, ओसीआई में परिवर्तित कर दिया। हाँ, ओसीआई में परिवर्तित कर दिया। और ओसीआई क्या है अब समझिए, ओसीआई भी उन्हीं नागरिकों के लिए है जो भारत में जिनके माता पिता नहीं है या दादा दादी नहीं है, और कभी दादा दादी रहे हो या माता पिता उनके कभी रहे हो, और अब वो विदेश में, देखिए नियम दोनों के लिए एक ही है, उनके दादा दादी या माता पिता कभी रहे होंगे, लेकिन अब क्या है कि वो नहीं रह रहे हैं, वो भी अब ओसीआई कैटेगरी में आते हैं। भारतीय मूल के हैं, उन्हें भारतीय नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ भारतीय मूल के हैं। अब आप ये समझिए ओसीआई कैटेगरी में है, तो ओसीआई कैटेगरी के अंतर्गत ये आते हैं। अब समझिए ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारतीय मूल के हैं। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये कब आया? 2005 में आया था। हाँ, और इसमें अब कुछ इनमें भी समझ लेते हैं। जो ओसीआई के अंतर्गत होंगे उन्हें वीजा की जरूरत नहीं होगी भारत में आने के लिए, सीधी बात, इसमें किसी भी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरा, एफआरआरओ से मुक्त है। अब इसमें उन्हें बार बार जा करके ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा उनको कि हाँ सर मैं 6 महीने में यहाँ पे 6 महीने, अब उन्हें ये सारी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, ये उससे मुक्त हो गए हैं। अब हाँ, अब इसमें क्या है कि ये जो ओसीआई हैं या इन्हीं को ले लेते हैं पीओआई, ये दोनों ही कैटेगरी जो थी ये कभी वोट नहीं दे सकती हैं और ना ही भारत में चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ना ही ये चुनाव लड़ सकते हैं, राइट, और ना ही वोट डाल सकते हैं। और आपको नियम पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति वोट डाल सकता है वो ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, अदरवाइज वो चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। भारत में अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर दी जाती है तो उसमें क्या समस्या आती है? समस्या उसको कुछ नहीं आती है, ऐसा नहीं कि भारत से उठा के बाहर फेंक देंगे। 2-3 उससे अधिकार छीन लेंगे, भारत में वोट नहीं दे सकता है, किसी सरकारी नौकरी, किसी सरकारी पद पर नहीं जा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है, या कोई किसी भी सरकारी काम में नहीं आ सकता है। रहिए, खाइए, आप अपना कुछ भी प्राइवेट जो भी कर सकते हैं करिए, लेकिन आप भारतीय नागरिक नहीं है। रह सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि भारतीय जो नागरिक नहीं होगा उसको उठा के देश से बाहर कर दिया जाएगा। आप रहिए, लेकिन आपको सरकारी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
यही है भारतीय नागरिकता की। भारतीय नागरिक ना होने का मतलब कि भारत के नागरिक आप नहीं है, अर्थात भारत के किसी भी नागरिक को जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, राइट। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और एक चीज और बता दूं, हाँ, एनआरआई जो है वो आपका वोट डाल सकता है और चुनाव में भी खड़ा हो सकता है। एनआरआई जो है वो वोट डाल सकता है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, हाँ, वोट डाल सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है एनआरआई। लेकिन ये दोनों लोग, मतलब पीओआई कैटेगरी वाले व्यक्ति और ओसीआई कैटेगरी वाले व्यक्ति, ये लोग ना ही चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वोट डाल सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गया। आशा है कि वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए वीडियो, और ऐसे ही वीडियो और भी आते रहेंगे। और हिस्ट्री में और हिंदी में भी जल्दी वीडियो आने वाले हैं। आप सभी साथ देते रहिए। नमस्कार।